एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए 2020 जाते जाते एक गिफ्ट दे गया, और वो गिफ्ट है एमपीपीएससी 2020 का डेट का डिक्लेरेशन, जहां अब आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने ही वाला है। सिर्फ 100 दिन बचे हैं और आप सबको 11 अप्रैल को ये परीक्षा देनी है। 11 अप्रैल 2021 को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होगा। तो अब ये समय है जिसमें अब आप क्या कर सकते हैं, इस समय में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को पूरा झोंक सकते हैं, और अब समय आ गया है कि आप सभी अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करें। तो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। फीस कैसे भरनी है, सेंटर कौन कौन से हैं, पोस्ट कितनी है, तो ये जानकारियाँ तो आपको अमूमन उसको पढ़ने से मिल ही जाएंगी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि आखिरकार इस प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रकृति क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमेशा सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि आपको एक सही उत्तर की ओर जाना होता है, और उस सही उत्तर तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लगातार गलत उत्तरों को हटाते जाएं। दूसरा, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो, यानी कि आपने चीज़ों को पढ़ा बहुत अच्छे से हो। ज़्यादा पढ़ना इस समय बहुत काम आता है, क्योंकि आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में लिखना तो है नहीं, आपको केवल क्या करना है, आपको केवल सही उत्तर की पहचान करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 2020 के सिलेबस को उठाइए, देखिए कि एमपीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस में किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से विषय रखे गए हैं। तो सबसे पहला काम कीजिए कि सिलेबस उठाइए। सिलेबस उठाने के बाद उससे संबंधित किताबों का अध्ययन कीजिए। उससे संबंधित किताबों में हम सभी लूसेंट तो पढ़ते ही हैं, यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात हो तो लूसेंट जैसे भगवत गीता है ऐसा लगता है, और बात थोड़ी सी सही भी है। तो उसको उठाइए और उठा के सबसे पहले उसका अध्ययन करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपने पहले से कोई नोट्स बना रखे हैं, जो कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी लगे हुए हैं एमपीपीएससी की तैयारी में, उन्होंने मेंस की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी होगी और काफ़ी कुछ नोट्स उनके बने हुए रखे होंगे। तो उन नोट्स का रिवीजन भी आपको साथ साथ करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अब समय मेंस की तैयारी का तो है नहीं, अब समय इस बात का है कि सबसे पहले सिलेबस उठाइए। सिलेबस उठा के सारे पाठ्यक्रम के हिसाब से अपनी किताबें पहले ही चुन लीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि जो किताबें आप अभी चुनेंगे उन्हीं किताबों को आधार बना के आपको अंत तक पढ़ना है। थोड़ा समय बीतने के बाद नई नई किताबें आपको नहीं रखनी है। जैसे किसी ने कहा कि आपको लूसेंट पढ़ना है, आपने लूसेंट उठा ली। किसी ने आपको कुछ और नए नए पब्लिकेशंस के नाम बता दिए, आपने उनको भी उठा लिया। तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में आपका सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपके पढ़ने लिखने के स्रोत, सोर्सेस ऑफ स्टडी, सबसे पहले डिसाइड होने चाहिए। उनको बार बार बदलना या उनमें नए नए एड ऑन करना, ये कहीं से कहीं तक भी एक अच्छी बात नहीं है। तो पहले आप सिलेबस उठाएंगे, फिर आप उस सिलेबस के हिसाब से किताबें फिक्स करेंगे, और मध्य प्रदेश के लिए आप जिन किताबों का सिलेक्शन करते हैं उसमें मानचित्र के आधार पर कोई ऐसी किताब जो मैप बेस्ड हो, ऐसी किताबें बाजार में हैं, एक किताब ऐसी जरूर ले लीजिए। हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी स्तर की किताबें हैं, उनमें आप मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी सूचनाएं ले सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की पढ़ाई को बंद मत कीजिए, इसको साथ साथ चलने दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एमपी के एक मैप को A4 शीट साइज़ का बनवा लीजिए, फोटोकॉपी में उसको थोड़ा सा उसका बड़ा आकार कर लीजिए, और उस बड़े शेप में लगातार उन चीज़ों को, उन स्थानों को, उन संबंधित तथ्यों को भरते रहिए जो कि आपके पढ़ाई लिखाई में साथ में आते हैं। तो क्या करना है आपको, आपने पाठ्यक्रम देखा, पाठ्यक्रम के हिसाब से किताबें चुनी, और किताबें चुनने के बाद आपने अपनी तैयारी में मध्य प्रदेश के अध्ययन को संबंधित किताबों से रोज पढ़ना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई के दूसरे हिस्से में जीएस के बाकी हिस्सों में से किन्हीं 2 हिस्सों को साथ में उठा सकते हैं। यानी आपने एमपी रोज पढ़ा और इसके साथ साथ आपने कोई भी 2 विषय उठा लिए, जैसे आपने हिस्ट्री और पॉलिटी उठा लिया, ज्योग्राफी और साइंस उठा लिया। इसमें आप ध्यान देंगे कि जो विषय आपका कमज़ोर है उसको आप सबसे पहले उठा लीजिए।
क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि इसको तो मैं बाद में देख लूंगा, तो जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी आपका वो बाद में देख लेने का जो फॉर्मूला है वो फेल हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसा मत कीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में एमपीपीएससी का पाठ्यक्रम जिस वर्गीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह बात बहुत जरूरी है कि आप सभी खंडों पर ध्यान दें और सभी तथ्यों को और सभी सेगमेंट से संबंधित जितनी भी पढ़ाई लिखाई है उसको आप जरूर करें। तो एमपीपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति को आप समझिए। पहला, सही उत्तर तक पहुंचना है। दूसरा, इसमें तथ्यात्मकता यानी कि फैक्चुअल कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होता है बार बार। इसलिए जब भी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं, आपको टेस्ट सीरीज साथ में करनी ही चाहिए। टेस्ट सीरीज की आवश्यकता बहुत अधिक है। टेस्ट सीरीज की दो उपयोगिताएं हैं। पहला कि टेस्ट सीरीज से आपका समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से होता है, और दूसरा ये कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, जो नॉलेज आपके पास है, उसको प्रश्नों में कैसे बदला गया है, इसकी पहचान भी आपको बहुत अच्छे से हो जाती है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि टेस्ट सीरीज आप शुरुआती दौर में हफ्ते में 1 या 2 लगाएं। जब परीक्षा के 2 महीने बच रहे हों, उस समय ये टेस्ट सीरीज हफ्ते में 3 हो जानी चाहिए। में सम्मिलित होने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना है कि क्या आप समय प्रबंधन ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आपका पेपर ठीक दिए गए समय में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और दूसरी बात कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका प्रश्नों में बदलाव किस तरह से हो रहा है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहली बार में जो प्रश्न आपको पूरे सही लग रहे हो, जिनके प्रति आप 100% आश्वस्त हो, उन प्रश्नों को आप पहले उठाइए। जिन प्रश्नों में आपको ऐसा लगता है कि कोई संदेह है, उन प्रश्नों को आपको दूसरे चरण के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा को परीक्षा भवन में आपको कई चरणों में खत्म करना है। इससे आपकी गलतियों की संभावना लगातार कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जहां आप अपना आकलन कर सकेंगे कि आप मुख्य परीक्षा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एक बात की तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रीलिम्स एग्जाम का डिक्लेरेशन आते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। उनको लगने लगा कि ये तो बहुत जल्दी आ गया, समय तो बहुत कम है, और अचानक से ही एक एंजाइटी, एक प्रेशर अब उनको फील होने लगा है। कुछ को लगने लगा है कि लगभग 100 दिनों में प्रीलिम्स का एग्जाम पास नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रेशर या ये तनाव इस परीक्षा में सिलेबस के साथ कंडीशन अप्लाई जैसे होता है ना, उस तरह से लिखा रहता है। यानी कि ये तनाव होना तय है। आपको इस तनाव के समय में पढ़ना नहीं छोड़ना है। किसी भी हालत में आप इस परीक्षा से क्विट नहीं करेंगे। आपके मन में ये भाव आ रहा होगा कि मैंने तो सोचा था कि अब ये परीक्षा बहुत दिनों बाद आएगी, तब तक मैं तैयारी कर लूंगा। देखिए, परीक्षा कभी भी होगी, प्रीलिम्स का एग्जाम आज हो या आज से 2 साल बाद हो, आपके पास कभी ना कभी हमेशा ऐसा होगा कि आपके पास 1 हफ्ता बचेगा या कभी 3 दिन बचेंगे, या हो सकता है आपके पास केवल 12 घंटे बचे। कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम जिस दिन होता है उसके पहले के 24 घंटे, उसके पहले के 48 घंटे, उसके पहले का 1 हफ्ता हमेशा से ही मुश्किल होता है। तो इस तनाव को आपको स्वीकार करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी। यहां हारने से, परेशान होने से या तनाव लेने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करना होगा? आपको एक संकल्प के साथ इस परीक्षा की तैयारी में उतरना होगा। ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकली कौन सी बातें हैं जो हमें लगातार परेशान कर रही हैं, सच क्या है? सच ये है कि प्रीलिम्स के एग्जाम का डिक्लेरेशन हमारे तनाव या हमारे प्रेशर को बढ़ा रहा है। हमें क्या पढ़ना है, किन के पास जाना है, किन कोचिंग्स में पढ़ना है, किन किताबों को उठाना है, ये तो लगभग दिमाग में पृष्ठभूमि बन रही है, एक बैकग्राउंड तैयार हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में भी पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक बहुत ही नेचुरल सेगमेंट है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ये होना तय है। तो इससे आपको लड़ना नहीं है, इसको आपको स्वीकार करना है, और इससे निकलने का एक ही तरीका है
कि आप कल से ही, बल्कि आज से ही परिश्रम करने में लग जाइए। पहले रणनीति बनाइए। मैंने आपको बताया है कि किन किन तरीकों से आप इस प्रीलिम्स एग्जाम को अपनी फाइनल सक्सेस में बदल सकते हैं। इसके अलावा देखिए ना, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे पेपर पे फोकस किया जा सकता है, पूरे पेपर को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो सीसेट का एग्जाम है, यानी कि जो इस प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा चरण है, उसमें आपको लगभग 35% नंबरों को टच कर लेना है, यानी कि आपको उसको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई होने की जो प्रकृति है, उसमें आप देखेंगे कि पिछले 4 से 5 साल का पेपर आप उठाते हैं और उसमें अगर आप आसानी महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप टेस्ट सीरीज करते समय सीसेट का पेपर भी 15 दिन में, 20 दिन में 1 या 2 लगाते रहिए। कहने का मतलब ये है कि वो सब कुछ कीजिए जिससे कि आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सके। ये समय आ गया है कि आप अपने आप को पूरे तरीके से इस परीक्षा के प्रति समर्पित करें। यदि आपको कोई प्रेशर है, कोई तनाव है, कोई परेशानी है, तो निश्चित रूप से आपको उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन आपके पास है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोचिंग करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, घर में बैठ के किताबें पढ़ लो, रट लो। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कोचिंग जाए बिना कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। लेकिन कोचिंग जाने के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी सामग्री बनी बनाई मिल जाती है, आपके लेखन का सही आकलन हो जाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स की पहचान हो जाती है, आपको विश्लेषण करने में सहायता मिलती है, एक माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। उस परीक्षा के हिसाब से आप काफ़ी तैयारियां कर सकते हैं। तो यदि आप किसी कोचिंग का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, दोनों स्थितियों में आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा आपकी अपनी है, प्रयास आपके अपने हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसी से कम नहीं है। अगर आप तैयारी करेंगे और जितनी भी एक मैंडेटरी हार्डवर्क है, जो आवश्यक श्रम है, अगर आप उसको करेंगे तो आपको इस परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, कोरोना काल में राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इससे अच्छी कोई खबर हो नहीं सकती। तो अब समय आ गया है कि आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए जान लगा दें, अपनी रणनीति को बेहतर बनाएं और जिन साधनों को आप चुनते हैं, जिन तरीकों का आप चुनाव करते हैं, अभी से लेके आने वाले लगभग 100 दिनों तक आप उन पर अडिग रहें और निरंतरता के साथ आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।